तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीकेएस स्कॉलरशिप के बारे में। जीकेएस मतलब ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। ये कोरिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स में से है, जिसमें कोरियन गवर्नमेंट बेसिकली वर्ल्ड के अराउंड 70 कंट्रीज से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करती है और उनका पूरा जो स्टडी का एक्सपेंस है वो कवर करती है। आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस, आपका एयर फेयर, आपकी कंट्री से आपको फ़्लाइट की टिकट्स लेके कोरिया ले जाना, वहाँ 1 साल तक ट्रेनिंग देना कोरियन लैंग्वेज की, उसकी पूरी फ़ीस, आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन की पूरी फ़ीस और आपके हर महीने के रहने के एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद में आपको प्रॉपर जॉब सर्च का भी वीज़ा मिलता है, जिसमें आप वहाँ पे रुक करके कोरिया में जॉब सर्च कर सकते हो और जॉब भी वहाँ पे आप कर सकते हो। बट बात शुरू करने से पहले एक मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं बट उनको मिल नहीं पाती। तो हमने एक LKI स्कूल ऑफ कोरियन लैंग्वेज की तरफ से एक ग्रुप टेलीग्राम का बनाया है, जिसमें जो भी जीकेएस के एस्पिरेंट्स हैं आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी आपस में आप कुछ भी किसी से पूछना है इंक्वायरी, वहाँ पे मैं भी उस ग्रुप का पार्ट रहूँगा और भी LKI के जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो पार्ट रहेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना गाइडेंस हम प्रोवाइड कर पाएँ उसके जीकेएस के बारे में या ओवरऑल कोरियन लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, कोरिया जाकर पढ़ाई करने के बारे में, जॉब करने के बारे में, वो आपको हम पूरी गाइडेंस वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो उस ग्रुप को आप, लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस स्कॉलरशिप में 2 तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती हैं इसके अंदर में। एक तो होती है अंडर ग्रेजुएट और दूसरी होती है ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप उनके लिए है जिन्होंने हाई स्कूल अपना कंप्लीट कर लिया है, 12th कंप्लीट कर लिया है और अब वो कोरिया जा करके अपनी बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर कई बार डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं पॉलिटेक्निक टाइप के, उनकी पढ़ाई करना चाहते हैं। उस बैचलर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, बिजनेस, सब चीज़ें हैं उसमें। और दूसरी स्कॉलरशिप है ग्रेजुएट के लिए, जो कि जिन्होंने BA ऑलरेडी कर रखा है, BA, BSc, BCom कुछ भी, या MA भी कर रखा है, वो जाके कोरिया में मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप जो है वो हर साल सितंबर के अराउंड में आती है और उसकी अक्टूबर के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की। और आपका सिलेक्शन दिसंबर तक फाइनल हो जाता है, एंड तक। और आपके मार्च में, अगले साल मार्च में आप कोरिया जाते हो, वहाँ आपके सेमेस्टर आपका शुरू हो जाता है। जो ग्रेजुएट वाली स्कॉलरशिप है वो जनवरी फरवरी में आती है और वो मार्च तक उसके अराउंड चलता है एप्लीकेशन, और उसमें आपका सिलेक्शन का रिज़ल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली जुलाई तक आएगा, जून जुलाई तक। और उसमें सिलेक्शन होने के बाद आप अगस्त के एंड में कोरिया जाते हो और सितंबर से आपका सेमेस्टर शुरू होता है। तो अभी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में मेनली फोकस करके अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की। हालांकि प्रोसेस दोनों का काफ़ी सिमिलर है, तो दोनों पे ही सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई होगी। तो आपको एक ब्रीफ मैंने दे दिया कि जीकेएस है क्या और इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबल कौन है इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है उसकी ये है कि आपका हाई स्कूल में जो स्कोर है, ग्रेड है, वो 80% से ऊपर होना चाहिए, या फिर उनका एक सर्टेन स्केल्स है उनके, कि उस स्केल पे अगर आपका परसेंटेज में नहीं है तो उस स्केल में आना चाहिए। जैसे कि 4 के स्केल पे 2.64 होना चाहिए, 4.3 के स्केल पे है तो 2.8 होना चाहिए, 4.5 पे है तो 2.90 होना चाहिए, और 5 के स्केल पे अगर आपका ग्रेड है CGPA तो 3.23 होना चाहिए। तो जिस भी स्केल पे है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर जाके आप अपने ग्रेड्स को कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपका उस पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर परसेंटेज है तो ऑलरेडी बहुत क्लियर है, 80%। ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है उसमें भी सेम होता है, आपका जो भी लास्ट डिग्री है, बैचलर्स डिग्री, उसमें इतना आपका ग्रेड होना चाहिए। कई बार कई स्टेट्स में या कई यूनिवर्सिटी में होता है कि वो बहुत कम मार्क्स देते हैं, वो इतने मार्क्स देते नहीं, 80% 90%। तो उस केस में उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके मार्क्स मान लो कि 60-75% ही, 65% ही हैं, बट आपकी बैच में बाकी सबके मार्क्स भी उतने ही हैं, टॉपर जो है उसके मार्क्स भी 65-66 हैं, तो उस केस में आप एक स्कूल से अपने या लिखवा सकते हो एक लेटर कि हमारे स्कूल के जो भी टॉप 20% स्टूडेंट्स हैं उसमें से ये स्टूडेंट है, इतने मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के, तो वो उसको भी वो एलिजिबिलिटी के लिए प्रॉपर मानते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। उसके बाद में इसका एक है कि एज लिमिट आपकी 25 से नीचे होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, और ग्रेजुएट वाले के लिए आई थिंक 40 है, उससे कम होनी चाहिए एज आपकी। आपकी हेल्थ वगैरह ठीक होनी चाहिए,
और अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका एक वो है रिस्ट्रिक्शन कि आपके पास पहले से बीए की डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पहले बैचलर डिग्री कर रखी है ऑलरेडी तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद आते हैं हम कि अप्लाई कैसे करें। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स का वो बना के सेट अपना वो उसमें भेजना पड़ता था वहाँ पे, बट अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, अब ऑनलाइन प्रोसेस है। तो पहले तो एप्लीकेशन के इसके 2 ट्रैक्स होते हैं जीकेएस के, मतलब 2 पाथ हैं अलग अलग जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। पहला पाथ है एम्बेसी ट्रैक का, जिसमें कि हर कंट्री जो भी जितने 70 कंट्रीज़ हैं जो जीकेएस में हैं एलिजिबल, उनमें वहाँ पे जो कोरिया की एम्बेसी है वो फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन करती है। उनको एक कोटा दिया गया है हर कंट्री को कि आपकी कंट्री से इतने स्टूडेंट को आप भेज सकते हो कोरिया, और वो उस कोटा का यूज़ करके उतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके भेजते हैं। तो एक तो एम्बेसी ट्रैक है। दूसरा ट्रैक जो है वो है यूनिवर्सिटी ट्रैक, कि अगर आपको ऑलरेडी है कि कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है या कोई आपने ऑलरेडी कोई मेजर सब्जेक्ट आपका है जहाँ पर कोई प्रोफेसर है उसके अंदर में आपको पढ़ाई करनी है, फिक्स है, आपने डिसाइड किया हो कि मुझे तो वहीं पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन सीधा उस यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो डिसाइड करेगी पहला सिलेक्शन राउंड में कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो एम्बेसी ट्रैक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको ब्रीफली समझाता हूँ मैं। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है, एप्लीकेशन पहली बात तो कि आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन है ना, तो आपको studyinkorea.go.kr करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ के थ्रू ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो मैंने प्रॉपर दे रखा है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अकाउंट बनाओगे, कैसे आप अप्लाई करोगे। तो आप जाके वहाँ पे अकाउंट बनाओगे और एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा सबमिट, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो हैं वो उसमें अपलोड होंगे। और एम्बेसी ट्रैक आपने चुना है तो आपका पहली जो स्क्रीनिंग होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो एम्बेसी का पैनल करेगा। वो डिसाइड करेंगे आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं करना है, इंटरव्यू करना होगा तो इंटरव्यू करेंगे आपका, वो उसके बेस पे उनका डिसीजन है कि वो सेलेक्ट करें आपको या नहीं करें। अभी 2026 के लिए जीकेएस अंडर ग्रेजुएट में उनके पास 4 सीट्स का कोटा है फॉर एग्जांपल, तो वो 4 स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किनको भेजना है रिकमेंड करके। एक बार उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो वो आपके एप्लीकेशन को भेजेंगे। NIIED करके ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा ये जीकेएस को हैंडलिंग वही करती है, मैनेजमेंट वही करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, वो कोरियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके पास वो भेज दें कि सी हमारे यहाँ से इंडिया से ये स्टूडेंट्स हैं, इनको हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। और उसके बाद में NIID फिर आपको एक बार प्रोसेस देखेगी, वो सेकेंड राउंड होगा कि क्या है आपका सही है कि नहीं। एक बार एम्बेसी ने फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर लिया आपको, तो उसके बाद आपको सारे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं, एप्लीकेशन सबमिट किया है, उसका प्रिंट करके सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको फिजिकली NIID को भेजना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड में जाने के बाद में ये स्टेप भी आपको करना है। अब NIID देखेगी कि आपको कर लेना है नहीं लेना है। अगर NIID को भी लगता है कि हाँ अच्छा है यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को आगे फॉरवर्ड करेगी। अब एम्बेसी ट्रैक के अंदर में आप जब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2 ऑप्शन आते हैं, बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं कि आप जनरल के अंडर अप्लाई करना चाहते हो, या ओवरसीज़ कोरियन के अंडर करना चाहते हो, या फिर RGKS के अंडर करना चाहते हो। तो ओवरसीज़ कोरियन तो उनके लिए है जो कोरियन ओरिजिन के लोग बाहर में बसे हुए हैं, उनके लिए है वो, तो उसमें तो आप एलिजिबल नहीं हो, इंडियन हो। तो जनरल और RKS में डिफरेंस ये है कि जनरल में उन्होंने क्या किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं जीकेएस के अंदर में, उनको उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, टाइप A, टाइप B। टाइप में वो यूनिवर्सिटी हैं जो थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी ऑलरेडी रैंकिंग अच्छी है, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सब कोई वहाँ जाना चाहते हैं। टाइप B में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, बट वो थोड़े से रिमोट एरियाज़ में है, स्मॉल टाउन्स में है, या नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको अभी उतनी रैंकिंग नहीं हुई है, तो उनमें उनको टाइप B में रखा है। तो जनरल ट्रैक चुनते हो अपने एम्बेसी के अंदर में आप, तो आपके पास आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से कम 1 यूनिवर्सिटी टाइप B से होनी चाहिए। मतलब 2 आप टाइप A से चुन सकते हो और 1 टाइप B से चुनना पड़ेगा आपको। RGKS जो ऑप्शन है उसमें उन्होंने प्रमोट रीजनल यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं वो। तो अगर आपका है कि नहीं मुझे मतलब नहीं है कि मुझे कोई टॉप यूनिवर्सिटी और वो पॉपुलर यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी, या आपका जो मेरा जो मेजर है उसमें छोटी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, ठीक है वो, तो आप RGKS के अंदर में 2 रीजनल यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्टेप बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी हो गया, तो अब सेकंड राउंड के बाद में NIID उस केस में आपके एप्लीकेशन को जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 2 यूनिवर्सिटी हैं उनको भेज देगी किसी ये स्टूडेंट को हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप देखो कि आप इसको लेना चाहते हो इन एडमिशन। वो यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे आपका एप्लीकेशन और फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर मान लो कि 3 यूनिवर्सिटी या 2 में से दोनों ने ले लिया, आपका तीनों ने ले लिया,
तो फिर आपको वो पूछेंगे कि आपको कौन सा चूज़ करना है, कौन सा प्रेफरेंस है आपका। अगर किसी एक ने किया तो एक में ही जाओगे आप, अगर किसी ने नहीं किया तो आपका थर्ड राउंड में, फाइनल राउंड में सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाओगे आप। ये तो एम्बेसी वाला स्टेप प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन सीधा पहले राउंड में ही यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। एक ही यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में, उसमें 2-3 का ऑप्शन नहीं है। तो आपका बिल्कुल क्लियर कट माइंड है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो ही आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करो। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपका एप्लीकेशन उसके पास गया, यूनिवर्सिटी के पास में, उन्होंने आपका प्रोफाइल देखा, आपके प्रोफेसर ने देखा, इंटरव्यू कंडक्ट किया, उनको लगा कि ठीक है ये, तो वो आगे NIIT को आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद NIIT आपका सेकंड राउंड देखेगा कि हाँ ये बाकी सब क्राइटेरिया ठीक है कि नहीं, इस कंट्री से हमें कितना। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में कोई कंट्री कोटा नहीं है, उन्होंने सबके लिए ओपन रखा है। मतलब किसी भी कंट्री से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको हम लेंगे, वो किसी कंट्री का कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो वो फिर सेकंड राउंड में NIIT आपको करेंगे। थर्ड राउंड कुछ नहीं है उसमें, यूनिवर्सिटी टाइप पे 2 ही राउंड है, यूनिवर्सिटी और NIIT। तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया एप्लीकेशन का। अब जो एप्लीकेशन जो इस साल में है दोनों ही ट्रैक की, वो 15 सितंबर से शुरू हो रही हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से ट्रैक में अप्लाई करें, तो मेरा सजेशन है, ध्यान से सुनना आप, कि एम्बेसी ट्रैक का जो और यूनिवर्सिटी ट्रैक का दोनों का जो स्टार्ट होने की डेट है एप्लीकेशन, वो है 15 सितंबर। आज 15 सितंबर से आप शुरू कर सकते हो अप्लाई करना। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की एम्बेसी ट्रैक के अंदर में, वो है 30 सितंबर, 30 सितंबर। और 30 सितंबर के बाद में आपका वो फर्स्ट राउंड सिलेक्शन करेंगे और 17 अक्टूबर तक आपका एम्बेसी ट्रैक का रिजल्ट्स आ जाएंगे। नाउ यूनिवर्सिटी ट्रैक जो है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। तो अगर आपने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया और 17 को आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है एम्बेसी ट्रैक में, तो अभी आपके पास में 13 डेज़ बचते हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी अप्लाई कर सकते हो फिर से। तो दोनों ट्रैक में अप्लाई करने का ऑप्शन आपके पास में है। तो फिर क्यों नहीं, है ना। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे रहा है NIIT कि दोनों में कर सकते हो, तो आई वुड से कि डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर दैट। तो ये तो हो गया आपका जो एप्लीकेशन के डेडलाइंस हैं और डेट्स वगैरह हैं। नाउ अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो डॉक्यूमेंटेशन में इसमें मेनली आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड देखना होता है। पहला तो आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं सबसे पहले। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं करना आपको, आपका जो हाई स्कूल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है फाइनल, जिसमें आपके ये पास हुए हैं वो है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो एक ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली होता क्या है कि वो पूरा आपका हाई स्कूल का 10th का 11th का 12th का वो एक एवरेज क्रिएट करके वो आपको स्कूल देता है कि इसमें ये सब्जेक्ट इन्होंने हाई स्कूल में पढ़ा है और उसमें इतने इतने ग्रेड हैं और फाइनल ग्रेड ये है। बट इंडिया में कई सारे स्कूल्स, कई सारे बोर्ड्स में ऐसा ट्रांसक्रिप्ट जैसी चीज़ कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ये ऑनलाइन ही बहुत सारे टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिसमें कि आप सारे अपने ग्रेड मैनुअली एंटर करके एक ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर कर सकते हो और वो स्कूल से जाके आप उसको स्टाम्प और साइन करवा सकते हो कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रांसक्रिप्ट इनकी सही है। अगर नहीं हो पाता है, ऐसा मुश्किल है, तो आप सिंपल अपने जो आपकी मार्कशीट्स हैं 10th की, 11th की, 12th की जो भी अवेलेबल हैं उनको आप सबमिट कर सकते हो। तो ये ही डॉक्यूमेंट आपको एजुकेशनल में सबमिट करने हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन समझा देता हूँ, फिर मैं अपोस्टाइल पे आऊँगा कि अपोस्टाइल क्या चीज़ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टाइल कराने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने बताया आपको किस एजुकेशन में आपको मेनली वही चीज़ें देनी है, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सारी देनी है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। आपका अगर मान लो कि 20% में हो, 80% नहीं है, 20% टॉप 20% वाला आपको ऑप्शन चूज़ करना है, तो स्कूल से उसका लेटर लिखवा के कि ये 20% में आते हैं, स्टाम्प वगैरह करवा के वो लगाओ उसमें। उसके बाद आपको सिटीजनशिप प्रूफ अपना देना पड़ता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, कोरियन सिटीजन नहीं हो, आपके पेरेंट्स भी कोरियन सिटीजन नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट तो है कि पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट, अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट। बट पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट्स या अपने पेरेंट्स के वोटर ID कार्ड्स वो लगा सकते हो, या फिर अपना वोटर ID और अपने पेरेंट्स का वोटर ID, तीनों के वोटर ID या अपना बर्थ सर्टिफिकेट और दोनों के वोटर ID वो लगा सकते हो आप। नहीं कुछ भी नहीं है सब, तो आधार कार्ड भी लगा देना आप, है ना। बट मेक श्योर कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो आप सिटीजनशिप प्रूफ के लिए, वो सारे अपोस्टाइल होने चाहिए, ठीक है, सारे अपोस्टाइल करने हैं। और उसके बाद में जो आपके एडिशनल कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट हों, आपका कुछ भी एडिशनल अवार्ड मिला हो, आपको कोई भी आपका अचीवमेंट है, उसके सर्टिफिकेट आप लगाओ साथ में। अगर आपने टॉफल किया हुआ है, आइल्स किया हुआ है या टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन किया हुआ है तो वो सब लगाओ। कोरियन लैंग्वेज का कोई भी कोर्स किया है आपने कहीं से भी तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाओ। ये सब चीज़ें थोड़े से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बेसिक हो गया।
अब आते हैं कि अपोस्टाइल जो है, अपोस्टाइल बेसिकली ये है कि कुछ सभी कंट्रीज़ ने मिल करके, सभी कंट्रीज़ नहीं, कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जिन्होंने मिल करके ये आपस में एक एग्रीमेंट क्रिएट किया है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी वाले डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना करें लोग। इसलिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं कि हर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो सर्टिफाई करेगी कि हाँ ये सही डॉक्यूमेंट्स है, और उसी को हम लेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए काम में। तो हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो अपोस्टाइल करती है। अपोस्टाइल का मतलब कि वो सर्टिफाई करती है कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और सही है। तो अपोस्टाइल खुद भी करा सकते हो आप, दौड़ भाग करके अगर आप चाहते हो करना तो, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज हैं, गूगल पे सर्च करोगे अपोस्टाइल एजेंसी तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पैसे लेके आपसे सारा करवा के प्रोसेस आपको दे देती हैं 4-5 दिन में। तो आप बात करो सबसे, जो सबसे सही रेट का और सही रिलायबल लगे उससे आप ये प्रोसेस करवा सकते हो। कायदे से ये पहले से थोड़ा करवा के रखना ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे वो पैनिक मत हो। तो आपको अपोस्टाइल जो करवाने हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ के सिस्टम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुरंत इशू आते हैं। हमारे यहाँ एक बार ओरिजिनल सबमिट कर दो तो फिर दोबारा निकालना मुश्किल काम है। इसलिए हमारे यहाँ क्या करो आप कि ओरिजिनल पे अपोस्टाइल मत करवाओ, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी करा के और नोटराइज करा के, और उसके बाद उसके ऊपर आप अपोस्टाइल करा के उसको सबमिट कर सकते हो। नोटराइज भी जनरली अपोस्टाइल वाला ही करवा देते हैं, उनको 2 लोग अब तो नोटराइज करा के उसके बाद ही अपोस्टाइल करवाते हैं। तो आप उनसे क्लियर कट बात कर लेना कि मैं आपको क्या दूं। जनरली फ़ोटो कॉपी भी देनी होती है बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो हैं 10th के 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब अपोस्टाइल कराने हैं, और साथ में वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हैं वो अपोस्टाइल करानी है। पासपोर्ट अपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अवार्ड, करिकुलम, ये सब चीज़ें भी ज़रूरत नहीं है। टॉपिक, टॉफल, आईएल्ट्स भी अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये तो अपोस्टाइल की बात हो गई। अब हम आते हैं कि जो आपका रिकमेंडेशन लेटर, एक रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करना होता है। आप जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, स्कूल से या यूनिवर्सिटी से लास्ट डिग्री, वहाँ के प्रिंसिपल हों, डीन हों, या कोई टीचर हों जिन्होंने रेगुलरली आपको पढ़ाया है, जो आपको असेस कर सकते हो कि ये स्टूडेंट कैसा है, इसका पढ़ने का वो कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, सारी चीज़ें, उनसे एक रिकमेंडेशन लेना होता है आपको। तो रिकमेंडेशन का परफॉर्मा उन्होंने एक लेटर ऑलरेडी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे तो उसमें दिया हुआ है फॉर्म नंबर 4, उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर के और अपने रिकमेंडर की इन्फॉर्मेशन भर के अभी बस आपको बस उस पेज का फ़ोटोकॉपी जमा कर, स्कैन कॉपी सबमिट करना ऑनलाइन में फर्स्ट राउंड में। एक बार हो जाएगा आपका तो फिर रिकमेंडर सिंपल अपने लेटर हेड पे या पेपर पे साइन करके, स्टाम्प करके, जो भी लिखना है आपके बारे में वो लिख करके सारा एक एनवेलप में पैक करके सील करेंगे प्रॉपर, और उसके ऊपर सील के ऊपर भी साइन करेंगे। मतलब वो आपको नहीं दिखना है वो रिकमेंडेशन, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और वो एनवेलप जैसे उन्होंने आपको दिया है एज इट इज़ वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स में लगा के अपने भेज देना है। उसको देखना पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। एक बार ओपन हो गया वो तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो रिकमेंडेशन लेटर भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिपेयर पहले से करना है और सबमिट करना है। रिकमेंडेशन लेटर के अलावा 2-3 चीज़ें और आपको प्रिपेयर करनी होती हैं पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। एक तो है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर्ली अपने बारे में उनको इंट्रोडक्शन देकर कन्विंस करना है कि आप राइट कैंडिडेट हो इस स्कॉलरशिप के लिए। तो बेसिकली आपकी जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी मुश्किलों से आपने अपनी पढ़ाई कुछ की है या कुछ भी अचीव किया है लाइफ में, उसके बारे में आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेन करना है वो कर सकते हो। अपना आप मोटिवेशन जो आपका है, क्यों अप्लाई कर रहे हो, कोरिया में क्यों पढ़ना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट में क्यों पढ़ना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको एक पेज में लिख करके वो आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको डालनी पड़ेंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन में। उसके बाद स्टडी प्लान होता है, SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आपको डालना पड़ता है कि आप कोरिया जाके कैसे स्टडी करोगे, क्या प्लान है आपका। तो आप उसमें पहला लैंग्वेज ट्रेनिंग के बारे में डालना पड़ता है कि आप कोरियन लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करोगे अपनी, या ऑलरेडी सीखते आ रहे हो तो कैसे आपने इंप्रूव की है, आगे कैसे इंप्रूव करोगे। इंग्लिश लैंग्वेज कैसी आपकी स्किल है, कैसे इंप्रूव करोगे, और आपका जो सब्जेक्ट है मेजर उसमें कैसे पढ़ाई करोगे आप, और क्या रिसर्च करने का प्लान है फ्यूचर में आपका, और पढ़ने के बाद में क्या करोगे आप, क्या चाहते हो आप, रिसर्च करना चाहते हो, कुछ इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ टीचिंग करना चाहते हो, या कुछ सोसाइटी को कैसे आप हेल्प करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। तो वो चीज़ें आपको अच्छे से लिख के प्रॉपर 1-2 लोगों से चेक करवा के, पढ़वा के, उनका फीडबैक लेकर के, प्रॉपर प्रूफ रीड करके कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, सेंटेंस उल्टे सीधे ना हो, और आपको वो साथ में सबमिट करनी है। वो आपका बहुत क्रूशल डॉक्यूमेंट है। तो मेनली सिलेक्शन में आपका वो क्या देखेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि एलिजिबल हो कि नहीं पहले। दूसरा फिर आपका वो
एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे कि कैसे ग्रेड्स वगैरह आपके हैं। तीसरा फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट ही आता है, वो देखेंगे आपका कि आपके जो भी लिखा है आपने उससे क्या आपके बारे में समझ में आ रहा है उनको। तो ये स्टेप्स हैं सारे आप जीकेएस के बारे में। कुछ भी अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और मैं आपको या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना के वो क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा।